NCERT class 12th exercise 10.2 introduction part. This is second part of exercise 10.2 का introduction. फर्स्ट पार्ट में आप लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस किया। इस लेक्चर वीडियो में आप लोग को कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, ये सब रिलेटेड मैं टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। तो ये टॉपिक जो लेके आया हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेस होगा आपके लिए। समझिए कि अगर वेक्टर पढ़ना है ना तो ये इंपॉर्टेंट है आपको आगे आने वाले सेक्शन में, एक्सरसाइज 10.3 के लिए। तो देखते हैं क्या है कि मैं फिगर पहले से ड्रॉ कर लिया। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ले लिया, एक 3D एक फिगर ड्रॉ कर लिया हूँ। और मैं मान लिया कि लेट P क्या है, एक पॉइंट है एक स्पेस में जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x y z। क्लियर। नेमिंग दे दिया हूँ। इसको A है तो यहाँ पे A डैश लिख दिया, ये B है तो अपोजिट में B डैश, इसको C माना हो तो ये अपोजिट में C डैश। नेमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, नेमिंग कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। नाउ अब क्या कर लेते हैं, ये OX कैपिटल X है यानी कि X एक्सिस है, X एक्सिस पे इतना कुछ न कुछ यूनिट ले लेते हैं। तो सपोज मान लिया कि OA इक्वल टू X, OY एक्सिस पे कुछ स्मॉल यूनिट ले लेते हैं। तो मैं मान लिया OB इक्वल टू स्मॉल y। Z एक्सिस पे OC का कुछ न कुछ तो लेंथ होगा ना, तो OC को मैं मान लिया Z। नाउ आपको इसके पहले वाले पार्ट में बताया था कि फोर्स एक वेक्टर है, तो इस फोर्स वेक्टर है, ठीक है, क्लियर है। तो फोर्स को मैं डिनोट करूंगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, समझ में आई बात ना। तो इसी मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखते हैं मॉडुलस में, और डायरेक्शन के लिए एफ का कैप, ये यूनिट वेक्टर क्या डिनोट करेगा, डायरेक्शन ओनली। तो अगर मैं OA तो अभी तक फिक्स लेंथ है, मैं यदि मैं मान लिया कि OA क्या है, एक वेक्टर है, तो OA वेक्टर को डिनोट करने के लिए ये इसका लेंथ, मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में जाना है वो, तो उसके लिए फिर मैं क्या कर लूँगा, मान लेंगे लेट आई कैप एंड आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर along x, y and z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या किया मैं कि OX एक्सिस पे मैं यूनिट वेक्टर मान लिया आई कैप, y एक्सिस पे यूनिट वेक्टर मान लिया जे कैप एंड z एक्सिस पे यूनिट वेक्टर ले लिया के कैप। तो OA मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन पता है आई कैप, तो ये OA वेक्टर निकल के आ जाएगा ना। तो OA वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA को क्या माना हूँ x, तो x इंटू आई कैप। कोई दिक्कत है इसके अकॉर्डिंग। OA वेक्टर लिखना था मैग्नीट्यूड के जगह मैं x ले लिया और डायरेक्शन के जगह आई कैप ले लिया, क्योंकि मैं एज्यूम करके चला हूँ कि x एक्सिस पे आई कैप क्या है, डिनोट करेगा, यूनिट वेक्टर डिनोट करेगा। सिमिलरली OB वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB को क्या माना हूँ y, तो y एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर लिए हैं, j, तो y इंटू जे कैप। सिमिलरली OC पे, तो OC वेक्टर इक्वल टू OC को माना हो z, तो z इंटू के कैप। ये आया इसके अकॉर्डिंग। अब देखते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं C को। तो आप देखिए ट्रायंगल OCP में इसको हम ऐसे एरो देते हैं, इसको इधर एरो देते हैं। तो ये जो ट्रायंगल बना मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये है और ये OP एंड C कैप। तो ये इसमें ट्रायंगल लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, लग सकता है क्या। मैं ट्रायंगल लॉ लिखने के लिए क्या लिख सकता हूँ, OP कैप या OP वेक्टर इक्वल टू OC डैश वेक्टर प्लस C डैश P वेक्टर।
ओ सी डैश वेक्टर प्लस सी डैश पी वेक्टर। क्लियर। चलिए नाउ यहाँ पे भी कुछ और एजम्पशन लेना था। क्या लेना था? तो देखिए ये जो बी सी वेक्टर है, तो मैं डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ इसका बी सी डैश का, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा नीचे में, बी सी डैश वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों तो सेम ही है ना, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम है। क्यों? क्योंकि ये अगर क्यूबाइड है तो ये क्या है? ब्रेथ तो सेम ही होगा ना। तो बी सी डैश इक्वल टू ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर को क्या माना हूँ? एक्स इंटू आई कैप। सिमिलरली मैं क्या बोलूँ? सी डैश पी वेक्टर, सी डैश पी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ओ सी वेक्टर का, ओ सी वेक्टर। तो सी डैश पी वेक्टर क्या माने हैं? ओ सी वेक्टर को क्या माने हैं? जेड इंटू के कैप। ये यूज होगा इसमें, कैसे अब देखते हैं। नाउ ओ सी डैश वेक्टर के जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो अगेन इस ट्रायंगल में आएंगे। देखिए जो ट्रायंगल बना रहे हैं उस पर फोकस करिएगा। ये ओ है, ये बी वेक्टर ले लिया और यहाँ पे सी डैश, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ओ बी सी डैश, एरो इधर है, इसका ये है और ये इसका इधर डायरेक्शन में है। तो ओ सी डैश वेक्टर इक्वल टू बाय ट्रायंगल लॉ, यहाँ पे लिखेंगे क्या? बाय ट्रायंगल लॉ, ये इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी सी डैश वेक्टर, ओ बी वेक्टर प्लस बी सी डैश वेक्टर। तो ओ सी डैश की जगह ये वाला, तो ये भी आया किसके अकॉर्डिंग? बाय ट्रायंगल लॉ। तो ओ सी डैश वेक्टर की जगह ये वाला पुट कर देते हैं, तो ओ बी वेक्टर प्लस बी सी डैश वेक्टर प्लस सी डैश पी वेक्टर। ठीक है। तो बी सी डैश वेक्टर, बी सी डैश वेक्टर किसके इक्वल है? ओ ए वेक्टर के। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँ ओ बी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर। सी डैश पी वेक्टर, सी डैश पी वेक्टर किसके इक्वल है? ओ सी वेक्टर के। तो ओ पी वेक्टर, नाउ ये ओ पी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? अरेंज कर देते हैं। तो पहले ओ ए वेक्टर, देन ओ बी वेक्टर एंड देन ओ सी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर को हम यहाँ पे क्या लिखा हूँ? एक्स इंटू आई कैप। ओ बी वेक्टर को लिखा हूँ वाई इंटू जे कैप एंड ओ सी वेक्टर को लिखा हूँ जे इंटू के कैप। तो ये ओ पी वेक्टर ये आ गया। तो ये इस ओ पी वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या करेगा? किसी पॉइंट मान लिया यहाँ पे क्या P, उसका पोजीशन बताएगा विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन। कि कोई कहीं भी स्पेस में पॉइंट ले लीजिए, तो पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा कि उस पॉइंट, मान लिए P ले लिया, Q ले लिया, R S T कुछ भी ले लिया, उस सारे पॉइंट को O के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन शो करेगा, डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में है। दैट इज कॉल्ड OP वेक्टर। तो इसी को मैं बोला था स्टार्टिंग में कि मान लीजिए कि R ले लिया, R वेक्टर, तो ये R वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाले यदि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कुछ नहीं करना, सबको स्क्वायर कर देना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट। क्लियर ना? तो इसे पढ़ने से हमको मिलेगा क्या? तो देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। पोजीशन वेक्टर मीन्स लोकेशन, इस पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करिए विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में करना, अगर यहाँ पे P लिए थे तो OP वेक्टर, Q है तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, तो OQ वेक्टर इक्वल टू
यहाँ पे एक्स वाई जेड लिया था तो एक्स इंटू आई कैप हो गया था, तो 1 इंटू आई कैप, 1 इंटू आई कैप ही होगा, 2 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप, ये ही हो गया क्या पोजीशन वेक्टर। और उस पॉइंट को और ऑरिजिन से के बीच का मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्टेंस पूछेगा आपसे, तो डिस्टेंस में क्या करेंगे ओ क्यू वेक्टर का मॉडुलस, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 का अंडर रूट यानी रूट 14 है ना काम का चीज़। तो आगे आने वाले सेक्शन में ना ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट था, जो इसके पहले वाले पार्ट में बताया था फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स एक वेक्टर उसके रिस्पेक्ट में न्यूटन कितना भी 5 न्यूटन प्लस डायरेक्शन, इसके हेल्प से मैं ये चीज़ लिखा हूँ। अब ये चीज़ नहीं पता रहता तो ये यहाँ पे ये चीज़ समझने में दिक्कत होता। क्लियर? तो जब यहाँ पे अब पता चल गया कि पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आने वाले सेशन में ये चीज़ यही होगा वहाँ पे, और इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि पोजीशन वेक्टर है क्या। तो कोई एक पॉइंट है स्पेस में 3D में, तो उस पॉइंट का डायरेक्शन बताएगा ऑरिजिन से, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो उस पॉइंट से ऑरिजिन के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर ना? चलिए तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कोई दो वेक्टर दिया हुआ है कंपोनेंट के फॉर्म में, तो हम उसको कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मान लेता है कि कोई एक वेक्टर है, तो a1 i कैप, a2 j कैप एंड a3 k कैप। एक b वेक्टर है, उसको मान लिया b1 i कैप, b2 j कैप एंड b3 k कैप। ठीक है, दो वेक्टर है। तो अगर ये दिया हुआ तो समझिए ना कि ये ऑरिजिन से एक ए पॉइंट है जिसका यहाँ पे दिया हुआ a1 a2 एंड a3, तो ये वेक्टर निकालने का क्या है, ये समझ में आई बात। कोई एक पॉइंट P दिया हुआ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन उस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम ऐड कैसे करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कुछ नहीं करना है, लाइक टर्म अलजेब्रा में पढ़े हैं ना, तो यहाँ पे उसी तरह से समझ लीजिए कि ये यूनिट वेक्टर में ना आई कैप को एक साथ ऐड कर सकते हैं, जे कैप को एक साथ, के कैप को एक साथ। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो a1 प्लस b1 आई कैप, a2 प्लस b2 जे कैप कॉमन ले लिया हूँ, a3 प्लस b3 के कैप। यदि माइनस रहा सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसको में से इसको घटाना है, आई कैप कॉमन ले लेंगे, तो a1 माइनस b1 आई कैप, a2 माइनस b2 जे कैप एंड a3 माइनस b3 के कैप। किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए m इंटू ए कैप, तो क्या दिक्कत है, m a1 आई कैप, m a2 जे कैप, m a3 के कैप, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लास्ट केस देते हैं गाइस, मान लीजिए कि इफ़ ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि a1 और b1 इक्वल होगा, a2 b2 इक्वल होंगे एंड a3 b3 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें काम आएगा, ठीक है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ये क्या है चीज़, कहने का मतलब है कि कोई दो पॉइंट है, सपोज मान लेते हैं एक पॉइंट P है, Q है, P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 एंड z2, Q का पॉइंट मान लिया x1 y1 z1। अब ये सब जितना भी वेक्टर का बात करेंगे ना, 3D का कहानी करेंगे। हम अभी फिगर बता चुका हूँ, अगेन इसको, ये स्पेस में है, पॉइंट P स्पेस में है,
3D ज्योमेट्री में, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो उसके लिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तो रहेंगे ही रहेंगे। तो जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो आपसे पी क्यू वेक्टर पूछ सकता है कि पी क्यू वेक्टर बताइए क्या होगा, या फिर आपसे पूछ सकता है क्यू पी वेक्टर बताइए कि क्यू पी वेक्टर क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम रेफरेंस मान लेंगे ओरिजिन, और इस पॉइंट पी को ज्वाइन करूँगा और इसको भी ज्वाइन करेंगे। तो जैसे ही किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे तो ओ पी वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। यदि मुझे क्यू पी वेक्टर फाइंड आउट करना है, एरो इस डायरेक्शन में है, तो बाई ट्रायंगल लॉ ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर बाई ट्रायंगल लॉ। क्लियर ना। तो अभी फिलहाल हम अभी पढ़े ना इसके पहले कि पोजीशन वेक्टर, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने का मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, ऑरिजिन से पॉइंट पी का, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो ओ पी वेक्टर जो होगा x2y2 z2 है, तो हम ले लेंगे x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। सिमिलरली ओ क्यू, तो ये भी तो पोजीशन वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा, तो x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। एग्जाम्पल से बताया था कि कोई पॉइंट है 1 2 3, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन उस पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो i कैप 2 था तो 2j कैप, 3 था तो 3k कैप। एग्जाम्पल से बताया, तो इस तरह से लिख सकता हूँ। चलिए, मुझे निकालना है क्यूपी वेक्टर। क्यूपी वेक्टर ये है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ओ पी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर। ये चीज़ ना ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। निकालना क्या है, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, जरूरी नहीं कि ए बी सी में भी ले सकते हैं। ओ है, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, तो ये ओ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, ओ बी वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। निकालने के लिए क्या कहेगा आपको, बी ए वेक्टर निकालिए, बी ए वेक्टर निकाल लिए। तो बी ए वेक्टर क्यूपी वेक्टर के लिए ओ पी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, तो बी ए वेक्टर के लिए ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। बाई ट्रायंगल लॉ ही है, कुछ नहीं, लेकिन इसको आप याद करके रखिएगा। मान लीजिए ओ ए वेक्टर के अलोंग ए वेक्टर लिया, ओ बी वेक्टर के अलोंग बी वेक्टर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर निकाला हूँ ना, तो x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप माइनस ओ क्यू वेक्टर में, तो x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। इसको कंबाइन करें तो x2 माइनस x1 का i कैप, y2 और इसका करें तो y2 माइनस y1 का j कैप, इसको इससे करिए तो माइनस हो जाएगा ना उधर वाला, तो z2 माइनस z1 का k कैप। ये निकला क्या, QP वेक्टर। अगेन PQ वेक्टर पूछता तो डायरेक्शन ऐसा हो जाता, यानी कि डायरेक्शन रिवर्स है तो बस माइनस लगा देंगे सभी में। तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का i कैप, y1 माइनस y2 का j कैप एंड z1 माइनस z2 का k कैप। अब ये निकल गया QP वेक्टर या PQ वेक्टर। तो QP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर पोजीशन वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहेगा तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगेन इसमें करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है,
सिमिलरली पी क्यू वेक्टर का अगर निकालने का था मैग्नीट्यूड तो ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब एक बात याद रखिए, सपोज मैं मान लेता हूँ कि x2 है 4 और x1 है 3, या फिर 2 ले लेते हैं या 1 ही ले लीजिए। तो 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 9 आता, यहाँ करता 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर क्या कर देगा पॉजिटिव, यहाँ 9 यहाँ 9। फिर y1 y2 लेते थे, यानी कि यहाँ भी वही होता जो यहाँ होता, यही होता जो, यानी कि ये दोनों का वैल्यू तो सेम ही है। कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड में QP वेक्टर का मैग्नीट्यूड और PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। गॉट इट? क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ जो बताया ना, ये याद रखिएगा कि ये चीज़ हम सेक्शन फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं, जो अभी नेक्स्ट वही टॉपिक है, नोट कर लीजिए इसे। तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला जो लेके आया हूँ वो इंटरनल डिवीजन है। तो इंटरनल स्टेटमेंट क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े क्लास 10th में ना, उसी से रिलेटेड है ये। तो जो भी फॉर्मूला देखिए ना, एक लाइन रहता था, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट होता था, मान लीजिए x1 y1 x2 y2, मान लिया कि ये था m और n रेशियो में कट किया, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहता था, मान लेता कि x और y, तो x इक्वल टू क्या होता था mx2 प्लस nx1, m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और n को x1 से, डिवाइडेड बाई m प्लस n। मैचिंग कर रहा है ना उसी टाइप का, तो उसी वही चीज़ है, लेकिन ये वेक्टर के फॉर्म में है। स्टेटमेंट क्या कर रहा है, पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि a और b दो पॉइंट है। चलिए कोई दो को पॉइंट मान लिया है, a और b, a b, तो और डिस्टेंस पे ले लेते हैं b, दो को पॉइंट ले लिया विथ पोजीशन वेक्टर। जैसे ही पोजीशन वेक्टर कोई पॉइंट का आया, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो एक ऑरिजिन बना देता हूँ o, तो OA यानी पोजीशन वेक्टर हो गया, OB पोजीशन वेक्टर हो गया। तो A है A का पोजीशन वेक्टर के लिए, तो ये A वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर ले लिया, ये पोजीशन वेक्टर। तो सोचिए सर, इसके पहले तो पोजीशन वेक्टर बताए थे कि इसका कोई कोऑर्डिनेट रहता था एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड कैप एंड जेड के कैप, वो होता था पोजीशन वेक्टर। हाँ भाई वही है, उसी चीज़ को हम मान के चला हूँ कि ए वेक्टर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है ना अभी, तो मान के चला कि ये है, क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ए बी लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। नाउ लेट सी बी ए पॉइंट डिवाइडिंग ए बी। कोई सी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, जो ए बी को डिवाइड कर रहा है, इंटरनली है ना डिवाइड कर रहा है, बाहर से। देखिए इंटरनली का मतलब कि एक लाइन है ए और बी, तो अंदर से ही इसको डिवाइड कर रहा है, और एक लाइन है ए बी बाहर से डिवाइड कर रहा है। तो बाहर से डिवाइड करने का मतलब कि इस लाइन को बाहर हम एक्सटेंड करेंगे और बाहर से ये डिवाइड कर रहा है। ये केस हुआ इंटरनली और एक्सटर्नली का, तो अंदर में ही तो डिवाइड कर रहा है। तो चलिए, तो सी का भी पोजीशन वेक्टर मान के चलते हैं। जब ऑरिजिन से ज्वाइन कर देंगे तो मान के चला कि सी क्या है, ये सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, किसका, ओसी वेक्टर का ना। अब क्या करें, तो ये वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ये है, ये इसका डायरेक्शन ये ले लेते हैं और फिर इसका भी डायरेक्शन ले लेते हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एसी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। एसी वेक्टर, तो एसी वेक्टर के लिए अभी इसके पहले बताया था ना, बाय ट्रायंगल लॉ से ही आएगा। तो एसी वेक्टर इक्वल टू ओसी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, ओसी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। समझ में आ रही है ना बात,
कोई दिक्कत है? सी बी वेक्टर को क्या बोल सकते हैं? सी बी वेक्टर यानी कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर को क्या माने हैं? सी वेक्टर। और ओ ए वेक्टर को ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर को क्या माना था? बी वेक्टर। एंड ये सी वेक्टर, यानी ए सी वेक्टर और बी सी बी वेक्टर पहले से हम लोग निकाल के चला, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये m और n में डिवाइड किया, कह रहा है ना यहाँ ए बी को सी पॉइंट है जो इंटरनली m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का पोजीशन वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है ओ सी वेक्टर, यानी कि सी वेक्टर निकालने का। तो पोजीशन वेक्टर अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट रहता है एक्स वाई जेड, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, वही पोजीशन वेक्टर है इसके इक्वल। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन जब आएगा तो आप रिलेट करिएगा इजी वे में। तो अब क्या करें, तो यहीं से निकालते हैं ना, ए सी अपॉन सी बी इक्वल टू एम अपॉन एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू ए सी एम इंटू सी बी। अब ए सी लेंथ था, समझ में आ रही है ना बात? तो मैं क्या करूं, ए सी को ए सी वेक्टर लिख सकते हैं, एम इंटू सी बी को सी बी वेक्टर लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ए सी था तो ए सी के अलॉन्ग ए सी वेक्टर ले लिया, सी बी के अलॉन्ग सी बी वेक्टर ले लिया। तो नाउ एन इंटू ए सी वेक्टर को क्या लिख, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एम इंटू सी बी वेक्टर को जगह लिखेंगे बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एन इंटू सी वेक्टर माइनस एन इंटू ए वेक्टर, एम इंटू बी वेक्टर माइनस एम इंटू सी वेक्टर। इस एम इंटू सी वेक्टर को इधर लेके आते हैं, तो एन इंटू सी वेक्टर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, एम इंटू बी वेक्टर एज इट इज, ये माइनस में है इधर लाएगा तो प्लस में हो गया। अच्छा तो हम लेके आए क्या है, सी वेक्टर दोनों में कॉमन है, एन प्लस एम और सी वेक्टर कॉमन, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। तो यहाँ से सी वेक्टर निकल के आ जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एन प्लस एम बोलिए या एम प्लस एन बोलिए, यही चीज़ ना आ गया जो फॉर्मूला में था। तो इसी सी वेक्टर को क्या बोलेंगे, ओ सी वेक्टर बोलेंगे। तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसका, पॉइंट सी का। तो सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके पहले भी हम लोग कोई पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, तो हम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी हम जो भी अभी तक कर रहे हैं सिर्फ पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करने का ही मेथड जान रहे हैं। अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से हम लोग कैसे पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हुआ इंटरनल डिवीजन। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये जो C है, मान लेते हैं कि इफ़ C इज मिड पॉइंट, यदि C है ना ए बी को बीचों बीच मिडिल में कट करे, तो यानी कि m इक्वल टू n होता। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो C वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ सी वेक्टर इक्वल टू हो जाता, m और n दोनों इक्वल है तो m कॉमन हो जाता, तो b वेक्टर प्लस a वेक्टर। यहाँ भी m और n इक्वल है तो मैं 2m लिख सकता हूँ ना, n इक्वल टू m, तो n की जगह मैं m पुट कर दिया तो m प्लस m 2m, m से m कट गया तो c वेक्टर क्या आ गया, b वेक्टर प्लस a वेक्टर अपॉन 2। ये केस कब यूज करेंगे, जब पॉइंट C है जो ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो इसे नोट करिए। देखते हैं एक्सटर्नल का केस।
देखिए तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या बोल रहा है कि अगेन वही बोल रहा है कि ए और बी 2 पॉइंट है। मैं अब डिराइव नहीं करूँगा, फिगर से समझा दूंगा, आप खुद करिएगा। ए और बी 2 पॉइंट है विथ पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो ऑरिजिन मान के इसको ज्वाइन कर देते हैं और ओ ए को पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। एक सी पॉइंट है तो मैं ए बी को क्या करता हूँ, पहले ज्वाइन कर देता हूँ। सी एक पॉइंट है जो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी कि एक्सटेंड कर देते हैं इसको। मान लिया पॉइंट सी है, तो ये पॉइंट सी है ना जो ए बी को बाहर से डिवाइड कर रहा है, तो अगेन इसको ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो इसका भी पोजीशन वेक्टर मान लिया सी वेक्टर। एम रेशियो एन, तो एक्सटर्नली जो डिवाइड कर रहा है ना, तो ये वाला पार्ट एम कहलाएगा और ये वाला पार्ट एन कहलाएगा। तो इसके अनुसार ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी इक्वल एम और बी सी में एन। अगेन वही चीज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए सी वेक्टर को क्या लिखेंगे, फिर बी सी वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो कर लीजिएगा ना, एन इंटू ए सी एम इंटू बी सी। तो एन इंटू ए सी वेक्टर पूरा यहाँ तक। तो ए सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, एम इंटू, अब मान के अज्यूम करके चलिए कि क्या है, ए सी वेक्टर मान के चला हूँ। तो बी सी वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर को क्या लेके चले हैं, सी वेक्टर, ओ ए को ए वेक्टर, एम ओ सी वेक्टर को सी वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर को बी वेक्टर। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैसेज करिएगा, मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसी मैसेज में ही मैं आपको सॉल्यूशन डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, नहीं तो फिर अलग से वीडियो बना के फिर आपका सिर्फ प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। मैं तो बहुत बार बोला हूँ, लेकिन कोई ऐसा बच्चा जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कमेंट नहीं, यानी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है ना भाई। वीडियो देख लेने के बाद नहीं कोई प्रॉब्लम हुआ तो यानी कि कमेंट नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि आप, अगर मैं ये बता दिया तो अगर एक बार में दिक्कत हो रहा है तो क्या करिए ना, वीडियो को अगेन से फिर से रिपीट करके 1 या 2 बार में देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे। तो इसी तरह से एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज पार्ट में। तो जितना भी डिस्कस किया हूँ 2 पार्ट बना कर डाल दिया हूँ, आज ये भी डाल देंगे प्लेलिस्ट में। तो एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को होंगे, दोनों अच्छे से पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।